देखिए, तो वही मैं कह रहा था, ध्यान से ज़रा सुना जाए। झारखंड बोर्ड का जो मॉडल पेपर जारी हुआ, उस मॉडल पेपर जारी होने के बाद ये कन्फ्यूजन क्लियर हो गया कि अब जो पैटर्न में एग्ज़ाम हो रहा था उसी पैटर्न में एग्ज़ाम होगा। तो इससे विद्यार्थी को एक डिसिप्लिन मैसेज आया, और पिछले साल के कंपैरिजन में इस बार थोड़ा पहले झारखंड बोर्ड मैसेज दे रहा है, इसलिए आप कंफर्ट कंडीशन में रहिएगा। तो वो पैटर्न वही है जो पहले एग्ज़ाम चलते आ रहा था। तो इसी में से मॉडल पेपर जो जारी हुआ है उसको हम सॉल्व करने जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं स्क्रीन पर 2026 का जो पहला मॉडल पेपर जारी हुआ है उसका हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसमें सबसे पहले आपको हम क्वेश्चन नंबर 1 में लेके चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए क्या कहता है वो ज़रा समझिए। क्वेश्चन कहता है कि द फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस प्लेस्ड इन ए वैक्यूम वेरीज एज। 2 पॉइंट चार्ज अगर निर्वात में रखा हुआ है तो दोनों बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो कैसे वेरी करता है। तो आप ही ज़रा सोचिए, अगर यहाँ पर हम चार्ज लेते हैं एक Q1 और दूसरा चार्ज लेते हैं Q2 और दोनों बीच का सेपरेशन मेरा R है, तो अगर हम फोर्स निकालने जाते हैं तो हमारे पास क्या फार्मूला है, यहाँ पर होता है K Q1 Q2 बाई क्या R²। मतलब आप ऐसे लिख सकते हैं, आपको जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो फोर्स और सेपरेशन के बीच का रिलेशन पूछ रहा है, तो F प्रोपोर्शनल क्या है बोलिए 1/R²। तो ऑप्शन आप ढूंढ लीजिए क्या होगा, 1/R होगा, 1/R² होगा, बोलिए 1/R² होगा। यानी आपका राइट ऑप्शन जो होगा यहाँ पर वो राइट ऑप्शन क्या लिखाएगा बोलिए बी, राइट ऑप्शन बी लिखाएगा। तो इसको आप लोग नोट कीजिए फटाफट, क्वेश्चन नंबर 1 को नोट कीजिए आप, राइट ऑप्शन आपका बी लिखाएगा, राइट ऑप्शन बी, राइट ऑप्शन बी होगा। तो बोलिए अगर ये क्वेश्चन आपके बोर्ड में आ जाता है तो इजी क्वेश्चन काउंट होगा या टफ क्वेश्चन काउंट होगा? इजी, बिल्कुल इजी होगा। अगर ये आपको टफ लग रहा है तो फिर एग्जाम आपको नहीं देना चाहिए। अगर ये क्वेश्चन भी किसी को टफ लग रहा है तो एग्जाम नहीं देना चाहिए, या साइंस लिए तो सोच समझ के लेना चाहिए था। चलो इसको नोट कर लिए। थोड़ा स्पीड बना के रखिएगा, ठीक है, स्पीड बना के रखिए। चले आगे बोलो। ये तो डायरेक्ट हिट करने वाला क्वेश्चन है, आप क्वेश्चन देखिए डायरेक्ट हिट कीजिए। आगे चलें, बोलिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, द SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बताओ आप लोग कौन ऑप्शन को हिट करेंगे, किस नंबर को? बी नंबर। क्यों हिट करेंगे बी नंबर को, रीजन बताइए। झारखंड बोर्ड ने मॉडल पेपर जारी किया और उसका आंसर आप दे करके मार दे रहे बी, क्यों भाई? आपको रीजन समझ में आना चाहिए ना, वो रीजन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर मान लो आप रट के मारिए हो तो कितना क्वेश्चन रटिएगा, प्रॉपर उसका रीजन पता होना चाहिए ना। तो आप जरा सुनिएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का क्या फार्मूला था? इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फार्मूला है EDS cos थीटा। क्या बोलो? EDS cos थीटा। अब बताओ इंटेंसिटी की यूनिट क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, और ds क्या एरिया है ना, तो इसका क्या होगा मीटर स्क्वायर। और अब जरा देखिए यूनिट क्या बन गया, न्यूटन मीटर स्क्वायर क्या पर कूलम। अब आपका सही ऑप्शन कौन हुआ? बी। इसलिए अगर रट के आप मारने की कोशिश करेंगे तो निश्चित रूप से फंस जाइएगा। आपको प्रॉपर सीखना है, ये नहीं कि आंसर शीट जारी कर दिया गया है तो ये आंसर दे करके मार दीजिए। आपको रीजन सीखना है, प्रॉपर बनाना है, तभी सारे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नोट कीजिए इसको, क्वेश्चन नंबर 2। रीजन लिखो जैसे मैं लिखा, तब आपके माइंड में रहेगा कि कहां से आया यूनिट। रीजन आप लिखिए, रीजन प्रॉपर आपको कॉपी में होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े। रेडी है सारे बच्चे? बताओ तो परफेक्ट रीजन समझ में आ गया कैसे आया यूनिट, ये रट्टा नहीं मारना है। अब आपको लेके चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर आपका 3 में है। कहता है द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये कह रहा है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज, इधर समझिएगा,
रीजन देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल हम ले लेते हैं, ये हो गया माइनस क्यू और यहाँ क्या हो गया प्लस क्यू, ये है मिडिल और ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। और आपसे कहता है इस पर कोई पॉइंट अगर कहीं है, भाई यहाँ पर पॉइंट है, चाहे यहाँ पर पॉइंट है, कहीं पॉइंट है, यहाँ पोटेंशियल कितना होगा। तो आप बहुत सारे बच्चे जीरो आंसर बोल रहे हैं जो कि राइट है, लेकिन कैसे है वो ज़रा समझिए। बताता हूँ, जनरल फार्मूला जो पोटेंशियल का होता है वो होता है KP cos थीटा बाई क्या R स्क्वायर। जब मिडिल बाइसेक्टर है तो यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना बन जा रहा है 90 डिग्री। इसको इंडिविजुअल भी आपको ड्राइव करके हम दिखाए थे। तो यहाँ पर देखिएगा, अब जरा हम चलेंगे तो हो जाएगा KP cos 90 और बाई R स्क्वायर, रिजल्ट आपका कितना आ रहा है 0। तो विथ रीज़न सीखिए, अगर बोर्ड में टॉप करना है, स्टेट में पोजीशन लाना, डिस्ट्रिक्ट में टॉपर बनना है, तो आपको विथ रीज़न जानना होगा। किसी क्वेश्चन को रटने से बात नहीं मिलेगा। और जिस बच्चा को 25 में 25 आएगा वो बच्चा 95 से पार कर जाएगा, क्योंकि थ्योरी में जो वही क्वेश्चन आएगा जो आपको गेस करके डालेंगे। लेकिन MCQ में कोई अगर बोलेगा गेस करके डालेंगे और यही क्वेश्चन आएगा तो कहना गलत है। लेकिन बड़ा क्वेश्चन, छोटा क्वेश्चन जो आएगा वो जो आपको गेस करके हम देंगे बस वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव डिफरेंट रहेगा। तो सीखने की कोशिश कीजिए, नोट करो इसको सीखने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप आ जाइए। क्या कलम चल रहा है आपका? कलम चलाइए, कलम चलाइए। कैसे हो रहा है? MCQ को प्रॉपर सीखने की कोशिश कीजिए। आप क्या कर रहे हो? आप ही क्या कर रहे हो? इतना सुंदर बच्चा होकर क्या कर रहे हो? तो क्वेश्चन लिख रहा है। अरे आंसर लिखना है, क्वेश्चन लिखना, तो क्या कर रहा है यार? मैं तेरा स्टेट बारे में सोचता तो क्या कर रहा है? क्वेश्चन तो आपको मिल ही जाएगा ना, ये वाला आंसर नोट कीजिए। देखिए आप लोग इसको पहचानते कि नहीं? सबको सब पहचानता है। क्वेश्चन लिख रहा है। आप लोग स्टेट और डिस्ट्रिक्ट वाला स्टूडेंट है। चलिए बताओ, ये रीजन समझ में आ गया? परफेक्ट। सारे भाई बहन बताओ, रीजन परफेक्ट समझ में आ गया ना? कैसे जीरो हुआ, इसको इंडिविजुअल भी ड्राइव किए थे और जनरल फॉर्मूलास बनाए हैं। तो बोलिए कौन ऑप्शन होगा जी? बताओ इसमें। ऑप्शन नंबर ए जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े प्यारे भाइयों बहनों। अब आइए क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहता है वो जरा सुना। बड़ा सुंदर है, बहुत सुंदर MCQ, बहुत सुंदर है। मैंने पढ़ने वाला बच्चा ही मार पाएगा, पढ़ने वाला बच्चा ही मार पाएगा, नहीं पढ़ने वाला नहीं मार पाएगा। सुनो क्या कहता है। ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, उसको चार्ज कर दिया गया है। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इज चार्ज्ड, यहाँ देखिएगा। देन डिस्कनेक्ट, चार्जिंग करने के बाद बैटरी को हटा दिया गया। देन डिस्कनेक्ट, हटा दिया फ्रॉम द बैटरी। पहले चार्ज कर दिया कैपेसिटर को और हटा दिया। अच्छा ये बताओ, जब कैपेसिटर को चार्ज करते हैं तो क्या गेन करता है? चार्ज गेन करता है, चार्ज स्टोर करता है। तो चार्ज ले लिया और उस बैटरी हटा दिया। अब कहता है इफ द प्लेट्स आर पुल्ड अपार्ट, जो प्लेट है कैपेसिटर को उसको थोड़ा खींच दिया गया, दूर कर दिया गया। देन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट्स, तब दोनों प्लेट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? बात जरा समझिएगा। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या सॉल्यूशन यहाँ बनेगा। जैसे मान लो ये आपका कैपेसिटर है, अभी सेपरेशन सपोज करो D है और इसको बैटरी से मैंने जोड़ दिया, बैटरी से जोड़ दिया और पूरी तरह से चार्ज कर दिया। जब पूरी तरह से आप चार्ज कर देंगे प्यारे बच्चों, तो क्या स्टोर करता है? चार्ज स्टोर करता है। कैपेसिटर का नाम ही है चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। क्या ना बोलो? चार्ज स्टोरिंग डिवाइस। जैसे हम लोग फूड स्टोर करते हैं वैसे कैपेसिटर क्या स्टोर करता है? चार्ज। ये पूरी तरह से चार्ज हो गया और अब बैटरी हटा दिया और अभी जो सेपरेशन देख रहे हैं उससे थोड़ा दूर कर दिया गया। मान लो सेपरेशन अब कर दिया D डैश, तब कहता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा। ध्यान से सुनिएगा। आपको पता है कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई क्या D। यस और नो? A एप्सिलॉन नॉट बाई क्या D। अच्छा ये बताओ, कैपेसिटर को चार्ज करेंगे तो क्या कैपेसिटी बढ़ेगा? कैपेसिटी को बदलाव नहीं होगा। कैपेसिटी में बदलाव कब होगा? जब A को चेंज करेंगे, D को चेंज करेंगे। ये आप लोगों को उलझाने के लिए बैटरी जोड़ रहा है, हटा रहा है। बाकी गेम क्या है जरा समझिएगा। तो C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बाई D है। और अब जरा बताओ, सेपरेशन को बढ़ा दिया, तो सेपरेशन बढ़ा दिया भाई, मान लो कैपेसिटी C डैश हो गया, तो फॉर्मूला होगा A एप्सिलॉन नॉट बाई D डैश। एस और नो? एस और नो बोलो? तो D डैश तो बड़ा हो गया ना, और D डैश बड़ा हो गया तो C डैश क्या होगा? कम गया। और आप जानते हैं, देखिए फॉर्मूला Q बराबर
आप ऐसे भी कह सकते हैं, आप फॉर्मूला जानते हैं C बराबर Q बाई क्या V, यस और नो। तो हम अगर V निकालना चाहेंगे तो Q बाई क्या हुआ C। अब मैं आपसे सीधा सवाल कर रहा हूं, अब बताओ सेपरेशन को बढ़ा देने से कैपेसिटी बढ़ जा रहा है कि घट जा रहा है? साउंड प्लीज, यस और नो बोलो। कैपेसिटी क्या हो रहा है? घट जा रहा है। यहाँ चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का कोई रोल ही नहीं है, कैपेसिटी घट जा रहा है। आप ही बताइए, जो कैपेसिटी घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? आप बताइए पोटेंशियल क्या होगा? अगर कैपेसिटी घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बोलो बढ़ेगा। इसलिए पोटेंशियल क्या होगा? बोलो इंक्रीज कर जाएगा। पोटेंशियल क्या होगा? बोलो इंक्रीज। अच्छे समझिएगा, बहुत सुंदर एमसीक्यू है, बहुत सुंदर है। आप इससे रट्टा मार के सिर्फ काम नहीं चला सकते हैं। मैं आपको आज भी बोल रहा हूँ और पहले से बोलते आ रहा हूँ, जो बच्चा 25 से 25 हीट कर देगा, लिख लीजिए 95 से अब नंबर आ जाएगा उसको। और हीट तभी कर पाइएगा जो प्रॉपर कंसेप्ट रहेगा, रट्टा मार के नहीं। इन्हें मॉडल पेपर जारी किया, उसको रट्टा मार के ऑप्शन देख लिए, हाँ ये ऑप्शन होगा, अगला क्वेश्चन क्या करोगे? इसलिए समझने की कोशिश करो। क्या देखा? पहले चार्ज किया, चार्जिंग का कोई रोल ही नहीं है। सेपरेशन को क्या किया? बढ़ा दिया। सेपरेशन बढ़ा दिया तो कैपेसिटी क्या होगा? बोलो घट गया। और कैपेसिटी घटेगा तो आप जानते हैं V बराबर क्या होगा? Q बाई C। तो C घटेगा तो पोटेंशियल क्या होगा? बोलो बढ़ेगा। तो एक वर्ड में जरा जवाब देना सारा बच्चा। सेपरेशन बढ़ाने से, सुनो, सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटी क्या हुआ? डिक्रीज। और कैपेसिटी डिक्रीज तो पोटेंशियल डिक्रीज। यस और नो? जो रफ करना कर लीजिए फटाफट। कॉपी में कलम चलना चाहिए भाई साहब, कलम चलना चाहिए, कलम चलना चाहिए। उस मेंटलिटी से बाहर आना होगा कि हाँ ऑप्शन दिया हुआ, आंसर दिया हुआ है, मैं मार दिया बस हो गया। हर क्वेश्चन को विथ रीजन समझना है, तब जाकर आप डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में पोजीशन गेन करेंगे। और वो तो पहले से पता है ना, जो 98 लाएगा उसको हम क्या गिफ्ट करेंगे? स्कूटी। जो फिजिक्स 98 लाएगा उसको स्कूटी गिफ्ट करेंगे। वो रिकॉर्ड आप तोड़िए, हम ला देंगे, आपको दे देंगे। चलिए आगे बढ़े, थोड़ा स्पीड बढ़ा कर रखिएगा। एक वर्ड में जवाब दो। यहां पर सेपरेशन बढ़ाने से कैपेसिटी क्या हुआ? डिक्रीज। कैपेसिटी क्या हुआ? डिक्रीज, इसलिए पोटेंशियल इंक्रीज। वेरी गुड। चलो आगे चलता हूं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में, ये तो बहुत आसान है। ओम्स लॉ इज वैलिड व्हेन, पहला में टेम्परेचर इज कांस्टेंट, करंट इज कांस्टेंट, रेजिस्टेंस इज वेरिएबल, वोल्टेज इज जीरो। बताओ, ये तो सबको मार सकते हो ना। ओम्स लॉ कब वैलिड होगा? अरे ओम्स लॉ लिखाते समय क्या बोला गया? टेम्परेचर, प्रेशर, कंडक्टर का डायमेंशन क्या होना चाहिए? कांस्टेंट। तो इसमें कौन फैक्टर आपके सामने दिख रहा है? टेम्परेचर। इसलिए इसमें कोई दम नहीं है। ओम्स लॉ अप्लाई होता है एट कांस्टेंट टेम्परेचर। अभी तक क्या देख रहे हैं? अभी तक जो एमसीक्यू बना रहे हैं, बाकी में कैलकुलेशन आ रहा है, डायरेक्ट हिट हुआ तो कुछ एकदम न्यूमेरिकल फॉर्मेट में रहेगा और कुछ डायरेक्ट हिट होगा। तो इसका ऑप्शन ए लिख लीजिए। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये सुंदर है। अब आपसे कहता है कि बताओ रेसिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर डिपेंड्स। मुझे एक बात बताइए, रेसिस्टिविटी को हम लोग रो से डिनोट करते हैं और रेजिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं? आर से। आपको पता है आर इक्वल टू फॉर्मूला होता है रो एल बाई क्या? ए। यस और नो बोलो, साउंड प्लीज। तो अब जरा सुनिएगा, रेजिस्टेंस तो लेंथ पर डिपेंड कर रहा है, रेजिस्टेंस एरिया पर डिपेंड कर रहा है, लेकिन रेसिस्टिविटी को कैसे डिफाइन करते हैं? रेसिस्टिविटी डिफाइन करने के लिए एल का वैल्यू कितना लेते हैं? 1 मीटर। ए का वैल्यू कितना लेते हैं? 1 मीटर स्क्वायर। तो आर बराबर क्या होता है? रो। मतलब रेसिस्टिविटी का कंडक्टर के डायमेंशन से कोई मतलब नहीं है, ये दो ही वर्ड पर डिपेंड करता है, नेचर और टेम्परेचर। तो अब जरा ढूंढ के देखिए कौन ऑप्शन आएगा इसमें सही। नेचर पर डिपेंड करता है और टेम्परेचर पर, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है। कॉपर का छोटा तार हो चाहे कॉपर का बड़ा तार हो, रेसिस्टिविटी क्या होगा? सेम, बशर्ते टेम्परेचर सेम होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है भाई? डिपेंड्स अपॉन लेंथ। क्या चलेगा? नहीं। डिपेंड्स अपॉन मटेरियल चलेगा? बिल्कुल चलेगा। डिपेंड्स अपॉन करंट चलेगा? नहीं। डिपेंड्स अपॉन शेप चलेगा? नहीं। तो बोले कौन ऑप्शन होगा? मटेरियल। यस और नो? चलिए ऑप्शन क्या होगा जी? बी। क्लियर है? चलते रहिए, कलम चलाते रहिए, कलम चलाते रहिए। आगे बढ़े। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। क्वेश्चन नंबर 7 में आ गया, 6 वही था क्या? अच्छा 6 वही है ना?
अब हम लोग चलते हैं 7 में। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है वो जरा देखिएगा। द मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इज मैक्सिमम व्हेन द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। यहां सुनो, मैग्नेटिक फोर्स का क्या फॉर्मूला बताए थे? Fm बराबर क्यू बी वी साइन थीटा। जहां थीटा, प्यारे बच्चों, थीटा जहां एंगल है किसके बीच का? वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड का। तो बोलता है फोर्स मैक्सिमम होगा। तो सिंपल सोचना यार, इसको बताया क्वेश्चन सब है, सिंपल सोचो। अगर थीटा की वैल्यू हम 90 डिग्री लेंगे तो फोर्स हमारा क्या होगा? मैक्सिमम। क्यों भाई? क्योंकि साइन 90 का वैल्यू कितना होता है? 1। यस और नो? तो बोलिए यहाँ पर कौन सा एंगल होगा बताओ? 90 डिग्री। तो ऑप्शन हमारा कौन हो गया? बोलो वी। नोट कीजिए इसको, रीजन के साथ चलिए, रीजन के साथ। और अगर मान लो तुमसे ये पूछ देगा कि वो एंगल बताओ जिसमें फोर्स मिनिमम होगा, तो बोलो एंगल कितना लेंगे? 0 डिग्री। क्या गारंटी है मॉडल पेपर में मैक्सिमम वाला आया तो क्वेश्चन में एग्जाम में वही आ जाएगा? बोलेगा मिनिमम कितना पर होगा। तो कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अगर थीटा वैल्यू 0 ले लेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा? 0 लगेगा ही नहीं। तो इसलिए पूरा कंसेप्ट अगर आपके हाथ में है तो फिर एमसीक्यू आप अच्छे से मार सकते हैं। अब आइए अगला क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8। द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्ट हिट करो, बताओ क्या होता है? बताओ। वेबर होता है। नशा में आए हो? वेबर होता है। तो मैग्नेटिक फ्लक्स का क्या होता है? यहाँ देखो, मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला होता है F/IdL। ये तो बहुत फेमस टर्म है, टेस्ला 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 कितना बार बोला गया। लेकिन क्यों टेस्ला बोला गया वो भी रीजन समझो। फोर्स का क्या होता है? न्यूटन। इसका क्या होता है? करंट का एम्पियर। इसका होगा मीटर। तो हो जाएगा न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। हो सकता है कभी ऐसा यूनिट पूछेगा, और इसी यूनिट का नाम रखा गया है निकोलस टेस्ला के नाम के आधार पर। क्या? टेस्ला। और वेबर तो होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का, समझा? तो बताओ कौन ऑप्शन होगा? बताओ बी। अगर इस क्वेश्चन आप गलत करके आइएगा तो क्या होगा? कैसे टॉपर बनेगा भाई? अरे बस मेरा एक ही सपना है, स्टेट में टॉप कराना। डिस्ट्रिक्ट में तो कई बार टॉप हुआ है, उसके लिए आप अच्छा से चलिए। और जो फिजिक्स में 98 लाएगा मैं स्कूटी दूंगा मन पसंद का। ये नहीं कहा इलेक्ट्रिक वाला, जो पसंद रहेगा वो देंगे। फिजिक्स में 98 पार करो और स्कूटी ले जाओ। चलो आगे बढ़े भाई। अब आइए क्वेश्चन नंबर 9। यहां देखो, सुनो, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। द मैग्नेटिक नीडल इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इट एक्सपीरियंसेस। यहां देखिएगा, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की क्या पहचान है? मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स पैरेलल होता है कि नॉन पैरेलल होता है? पैरेलल। और यहां पर रख दे रहे मैग्नेटिक नीडल। चलो भाई, लाल कलर का नीडल रख दिया। यहां पर देखिएगा, ये हो जाता है मान लो साउथ पोल, और ये होता है क्या? बोलो नॉर्थ पोल। यहाँ -m और यहाँ क्या? बोलो +m। और एंगल हमारा कितना? बोलो थीटा। तो इस पर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो ऐसे होता है mb। इधर जो मैग्नेटिक फोर्स लगता है वो ऐसे होता है mb। तो अगर नेट फोर्स हम निकालने जाएंगे, तो क्या हो जाएगा? mb - mb, क्योंकि डायरेक्शन जस्ट अपोजिट है, इसलिए कितना होगा? बोलो 0। लेकिन टॉर्क यहाँ डेवलप होगा। टॉर्क का फॉर्मूला हो जाएगा mb cos थीटा। mb sin थीटा होता है। टॉर्क का फॉर्मूला mb sin थीटा। यानी टॉर्क का फिलिंग करेगा लेकिन नेट फोर्स का फिलिंग नहीं करेगा। यहाँ फोर्स समझना मतलब नेट फोर्स, किसी एक पोल पर फोर्स नहीं, प्रत्येक पोल पर फोर्स लगता है, लेकिन डायपोल पर नेट फोर्स का वैल्यू क्या होता है? 0। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या होगा भाई? ओनली टॉर्क का फिलिंग करेगा। बहुत बच्चा इसमें फंस जाता है, फोर्स एंड टॉर्क। फोर्स कहने का मतलब होता है नेट फोर्स। क्या एक पोल पर बात किया है? निडिल पर बात किया है कि एक पोल पर बात किया? से बताओ। तो निडिल पर तो टोटल फोर्स आपको देखना होगा। तो टोटल फोर्स हमेशा कितना होता है? 0। चाहे इलेक्ट्रिक डायपोल, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वाला भी क्वेश्चन रहता, मान लो सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड वाली बात रहती, यहाँ पर मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड वाला बात रहता, तो क्या होता वो जरा देखिएगा। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स सब बनाते, यहाँ पर इलेक्ट्रिक डायपोल रखते, यहाँ पर क्या रखते? बोलो -q, और यहाँ पर क्या? बोलो +q। ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है और एंगल थीटा। इधर फोर्स हमारा लगता है QE और इधर फोर्स हमारा लगता है QE। तो दोनों पोल पर फोर्स लग रहा है, लेकिन नेट फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है? 0। लेकिन टॉर्क का डेवलप होता है। तो इसलिए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में टॉर्क डेवलप होगा लेकिन नेट फोर्स का वैल्यू 0 होगा। तो बोलिए कौन ऑप्शन जाएंगे? बोलो टॉर्क। समझ रहे बात को? अगर कोई एक पोल पर बोलता तो फोर्स का फीलिंग होता। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अब यहाँ पर आता है क्वेश्चन नंबर 10 में। क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोलता है वो जरा समझिएगा। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड इज ड्यू टू, ध्यान से सुनिएगा, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, अर्थ के पास मैग्नेटिज्म है, उसके बहुत सारे कारण आपके बीच में है। अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म है उसके बहुत सारे कारण हैं। अर्थ के पास जो मैग्नेटिज्म है उसके बहुत सारे कारण है, बताता हूं। सबसे पहला कारण क्या वो जरा समझिए। अर्थ के इंटीरियर पार्ट में, अर्थ के इंटीरियर पार्ट में हॉट चार्ज फ्लूइड है, हॉट चार्ज फ्लूइड है, गर्म अवस्था में तरल पदार्थ है और वो हमेशा अर्थ के साथ रिवॉल्व करते रहता है। हॉट भी है और चार्ज भी है, मतलब गर्म भी है और आवेशित भी है। और जब वो फ्लो करता है तो ऑटोमेटिक करंट फ्लो हो जाता है, और जब करंट फ्लो होता है तो उसके अंदर में डेवलप हो जाता है मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए अर्थ के पास पाया जाता है मैग्नेटिज्म। अगर आपसे कोई पूछा जाए अर्थ के पास मैग्नेटिज्म क्या क्यों पाया जाता है, इसके बहुत सारे कारण हैं, लेकिन सबसे मेजर जो कारण है वो ये है कि अर्थ के अंदर में वो हॉट चार्ज फ्लूइड जो है वो हमेशा रिवॉल्व करता है अर्थ के साथ, जिसके कारण करंट बन जाता है, और जहां करंट बनेगा वहां डेवलप हो जाता है क्या, मैग्नेटिक फील्ड। इसीलिए अर्थ के पास पाया जाता है क्या, मैग्नेटिज्म। तो अब ऑप्शन ढूंढिए। कहता है आयरन प्रेजेंट इन द कोर। कहता क्या अर्थ के अंदर में हर जगह आयरन है? पृथ्वी के अंदर में हर जगह आयरन है। धनबाद में आप देखिए तो कोयला भरा हुआ है, कहीं पर आयरन भी है, तो हर जगह आयरन नहीं है। लेकिन मेन कारण ये है हॉट चार्ज फ्लूइड हर जगह है, वो पृथ्वी के साथ साथ घूमते रहता है, जिसके कारण डेवलप होता है इंटरनल करंट, और उस करंट की वजह से डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर ये कारण नहीं चलेगा। कहता है ग्रेविटेशनल फील्ड, ये भी नहीं चलेगा, ये भी नहीं, रोटेशन ऑफ अर्थ इसे भी नहीं चलेगा। मोशन ऑफ चार्ज इनसाइड द क्या, अर्थ। अर्थ के अंदर में चार्ज है जो हमेशा रहता है मोशन में, और चार्ज हो गया मोशन में तो करंट फ्लो हो गया, और जब करंट फ्लो हो गया तो डेवलप हो गया क्या, मैग्नेटिक फील्ड, जिसके कारण डेवलप होता है मैग्नेटिज्म। यही है मेन कारण अर्थ के पास मैग्नेटिज्म होने का। तो ऑप्शन नंबर कौन जाएगा बोलो, सी। चलिए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगले क्वेश्चन में चलता हूं। क्वेश्चन नंबर 11 एकदम एक सिंपल है, बहुत फेमस है, स्टेट बोर्ड में तो हमेशा आता है वाला क्वेश्चन। पता नहीं क्या स्टेट बोर्ड को कितना लगाव है, हमेशा पूछता है लेंज लॉ इज ए कंसिक्वेंस ऑफ। लेंज लॉ किस पे काम करता है बताओ, कौन सा कंजर्वेशन बताओ, कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ क्या, एनर्जी। हमेशा ही क्वेश्चन पूछता है। आप अगर क्वेश्चन बैंक पलट के देखिएगा तो अल्टरनेट ईयर में लेंज लॉ पूछता है, पता नहीं लेंज लॉ से कितना लगाव है। तो चलिए भाई ऑप्शन आपका क्या होगा बोलो, बी। ये किस पर काम करता है बताओ, एनर्जी कंजर्वेशन पर। एक सौ बोलो, लेंज लॉ किस पे काम करता है, एनर्जी कंजर्वेशन। साउंड प्लीज, एनर्जी कंजर्वेशन। अब आते हैं हम लोग अगला पॉइंट में, क्वेश्चन नंबर 12। हाँ अभी ये टॉपिक अभी पढ़े नहीं आप, लेकिन हम बता रहा हूं, ट्रांसफार्मर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। दरअसल ट्रांसफार्मर काम करता कैसे, देखिए आप ये पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, म्यूचुअल इंडक्शन पढ़ चुके हैं। इसमें एक कॉइल ले लेता हूं, यहां पर ध्यान लगाइएगा। ये वाला कॉइल हमारा है, जरा समझने की कोशिश करना। सपोज करो एसी सोर्स है, आप एसी पढ़ भी रहे हो, यहां देखना बच्चा, ध्यान लगाना, गौर से सुनो। अगर एक कॉइल में हम कोई हलचल करते हैं तो इसका इफेक्ट दूसरा कॉइल में होता है कि नहीं, और इस घटना का नाम है क्या, म्यूचुअल इंडक्शन। और इसी फिनोमिनन पर काम करता है ट्रांसफार्मर। लेकिन अब आपको कॉमन सेंस लगाना है, म्यूचुअल इंडक्शन नजर नहीं आ रहा है। पहला बोलता है ओम्स लॉ पे काम करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पे काम करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन पे काम करता है, कूलम्ब्स लॉ पे काम करता है। एक्चुअल में इसका सही आंसर होना चाहिए म्यूचुअल इंडक्शन, लेकिन म्यूचुअल इंडक्शन दिया नहीं, तो उससे मिलता जुलता या उससे रिलेटेड टर्म कौन है बताओ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। क्योंकि म्यूचुअल इंडक्शन इज ए पार्ट ऑफ क्या, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसलिए कौन ऑप्शन हिट करेगा बताओ, सी। तो थोड़ा बहुत तो आपके दिमाग से खेलवे करेगी एग्जामिनर, थोड़ा बहुत तो खेलेगा। एक्चुअली में काम करता है पूरी तरह से म्यूचुअल इंडक्शन पर। अब म्यूचुअल इंडक्शन इज ए पार्ट ऑफ क्या बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तुम्हारी इसको सी, सी ऑप्शन लिखिए। मॉडल पेपर तो आपको करा ही रहे, इसके अलावा भी वो सारा क्वेश्चन कराएंगे जो आपके एग्जाम में आने वाला है, लेकिन हाँ विथ रीजन, विथ रीजन, अंदाजे टक्कर कुछ नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन में हम लोग चलने जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कितना है भाई, 13। हाँ जी, यहाँ देखिएगा, एसी से रिलेटेड है। कहता है इन एन एसी सर्किट विथ प्योर रेसिस्टर द वोल्टेज एंड करेंट आर। यहाँ देखिएगा, ये हमारा रेजिस्टेंस है,
ये रेजिस्टेंस है और इसमें एसी सोर्स हम जोड़ दिए हैं, तो कहता है इसमें करंट और वोल्टेज कैसा फेज में होता है। प्यारे बच्चों जरा गौर से सुनना, रेसिस्टिव सर्किट में जैसे वोल्टेज अप्लाई करते हैं करंट चलना शुरू हो जाता है, कोई लैग नहीं होता है, कोई लीड नहीं होता है। और जब ना तो कोई लीड करे ना तो कोई लैग करे तो दोनों कहलाता है सेम फेज में। मतलब जैसे हम स्विच ऑन करते हैं करंट फ्लो होना शुरू होता है, यानी वोल्टेज हम देते हैं करंट चलना शुरू होता है, इसलिए करंट और वोल्टेज दोनों होता है सेम फेज में। दोनों बीच का फेज का डिफरेंस अगर पूछा जाए 0 डिग्री, या फिर कहेंगे दोनों सेम फेज में होता है, तो बोलिए कौन सा ऑप्शन होगा बताओ? इन सेम फेज, बी। बहुत ईजी है ये। चलिए ऑप्शन नंबर क्या जाएगा बोलो जी? बी। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर आपका कितना है बोलिए? हाँ, एवरेज पावर कंज्यूम्ड इन आइडियल इंडक्टर, ये भी एसी से है। यहां देखिएगा पावर कंजम्पशन, आगे पढ़िएगा अभी। पावर कंजम्पशन का फॉर्मूला होता है EV/IV cos φ। इंडक्टर के लिए अभी चैप्टर आपका रनिंग है ये वाला, लेकिन हम पूरा डील कर दे रहे हैं। इंडक्टर के लिए फेज का डिफरेंस होता है 90 डिग्री, और जब फेज का डिफरेंस 90 डिग्री होगा तो आप बताइए पावर कंजम्पशन EV/IV cos 90 है, और बताएंगे cos 90 की वैल्यू क्या होता है? 0। मतलब क्या हुआ सुनो, पावर कंजम्पशन 0 हुआ, इसका मतलब क्या बताना चाहता हूं। जैसे मान लो इंडक्टर है और इसमें एसी सोर्स आप कनेक्ट कर रहे हैं, कोई बच्चा बोलता है पावर कंजम्पशन 0 हुआ, इसका मतलब क्या हुआ सर? पहले पावर कंजम्पशन का मतलब समझिए, 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है वही पावर कंजम्पशन कहलाता है। पावर क्या? रेट ऑफ डूइंग वर्क, यही तो है, या रेट ऑफ डेवलपिंग ऑफ एनर्जी। तो 1 सेकंड में जितना इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होता है वही पावर कंजम्पशन कहलाता है। तो अगर प्योर इंडक्टर हो चाहे प्योर कैपेसिटर हो, पावर कंजम्पशन कुछ नहीं होता है। पावर कंजम्पशन जब भी होता है तो होता है वो सिर्फ और सिर्फ, पावर कंजम्पशन जब भी होता है तो वो होता है सिर्फ और सिर्फ रेजिस्टेंस की वजह से। अगर इंडक्टर रहेगा, चाहे मान लो एसी सर्किट रहेगा, अगर एसी सर्किट रहेगा, ध्यान दीजिएगा, एसी सर्किट रहेगा, गौर से समझिएगा, अगर एसी सर्किट रहेगा तो पर भी पावर कंजम्पशन 0 होगा, और अगर इंडक्टर रहेगा तो पर भी पावर कंजम्पशन 0 होगा। सिर्फ और सिर्फ पावर कंजम्पशन होता है किसमें? रेसिस्टिव सर्किट में। ये आप पढ़िएगा क्लास में भी। तो बोलो फिलहाल ऑप्शन क्या होगा बताओ? 0। साउंड प्लीज 0। नोट कर लीजिए कौन ऑप्शन जाएगा, कौन ऑप्शन जाएगा बोलो? बी। आगे बढ़ते चलिएगा। अब इधर वो सारे क्वेश्चन अभी है जो चैप्टर आपका भी हुआ नहीं, लेकिन हम आपको डील कर रहे हैं। हाँ मुखिया जी थोड़ा क्लास में थे इसलिए फोन काट दिए थे उनका। ध्यान दीजिएगा जरा, 1 मिनट। रेडी है बच्चों? अब जरा आगे सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव। हम लोग एक चैप्टर पढ़ेंगे EMW, हालांकि आपका सपना होता है BMW, लेकिन हम पढ़ाएंगे आपको EMW, ठीक है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कौन सा प्रॉपर्टीज नहीं है ये पूछा जा रहा है। जनरली पूछता है कौन इसकी प्रॉपर्टीज है, लेकिन ये क्वेश्चन बोल रहा नहीं कौन प्रॉपर्टीज नहीं है, आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ EM वेव। तो पहला बात बताता हूँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का रफ्तार फ्री स्पेस में होता है, हल्ला नहीं, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, इसलिए EMW का प्रॉपर्टीज है। दूसरा बात, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। सुनना बात को, ट्रांसफर आंसर क्यों जा रहे हो, पहले बात समझिए। इसका नेचर होता है ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स का मतलब क्या होता है? हमेशा परपेंडिकुलर। ट्रांसवर्स का मतलब होता है परपेंडिकुलर। गौर से समझिएगा, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि इसका स्पीड होता है फ्री स्पेस में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। ट्रांसवर्स का मतलब परपेंडिकुलर होता है। और क्या क्या वो देख लेता हूँ, सब पॉइंट को डील कर रहे हैं। इट कैन ट्रेवल इन वहीकल, बिल्कुल आराम से करेगा ट्रेवल, इसको तो मीडियम चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन ए में बोलता है दे आर लॉन्गिट्यूडिनल वेव। जी नहीं, ये लॉन्गिट्यूडिनल वेव नहीं है, ये ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। तो इसका कौन प्रॉपर्टीज नहीं होगा? तो आपका आंसर होगा क्या बोलो? ए। आंसर क्या होगा बोलो? ए। यस और नो? यस और नो? आप सिर्फ आंसर पे नहीं जाइए, हम हर पॉइंट को डील कर रहे हैं कि क्यों ऐसा रीजन है। नोट करते चलिए। इस और रनिंग क्लास में आपको यूं ही पता चलेगा, जब आगे आप पढ़ लीजिएगा तो। अब इधर का जो भी क्वेश्चन है ऑलमोस्ट आपको पढ़ना बाकी है, लेकिन फिर भी हम करा रहे, समझ में आपको आ जाएगा। चलिए आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 16 में आता हूं। 16 में आइए, ध्यान दीजिएगा। कहता है सोर्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का सोर्स क्या होता है? पहली बात देखो, मैं आपसे पूछता हूं,
आप आंसर की ओर मत जाइएगा। अगर चार्ज रेस्ट में है तो कौन सा फील्ड बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर चार्ज मोशन में है तो कौन सा फील्ड बनाता है? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों। जब करंट फ्लो होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और साथ साथ क्या बनता है? मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन अगर चार्ज ऑसिलेट करता है, अगर चार्ज ऑसिलेट करता है, अगर चार्ज ऑसिलेट करता है, चाहे चार्ज वाइब्रेट करता है, चाहे चार्ज एसिलेट होता है, तब इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, लेकिन टाइम डिपेंडेंट बनता है। टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। उसका इक्वेशन हल्का से दिखाता हूं। जैसे इसका ऐसे बनता है E नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। ये क्वेश्चन EMW से है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से है, अभी आप पढ़े नहीं। तो जब चार्ज ऑसिलेट करता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है और मैग्नेटिक फील्ड बनता है, जो टाइम डिपेंडेंट होता है, और वो दोनों जब मिल जाता है तो बनता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। अगर चार्ज सिर्फ मोशन में रहेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड बनेगा, लेकिन टाइम डिपेंडेंट नहीं होता है तो उससे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं बनता है। चार्ज रेस्ट में जाता है सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, लेकिन जब चार्ज ऑसिलेट करता है, चाहे चार्ज वाइब्रेट करता है, तो टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड बनता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड बनता है, और वो दोनों मिलने से बन जाता है EMW। इसलिए अगर आपसे पूछा जाए इसका सोर्स कौन है तो क्या जवाब देंगे? बोलो, एक्सेलरेटिंग चार्ज। आप क्या समझ पा रहे हैं? हम टॉपिक को डील करते हो, आपको आंसर दे रहे हैं। नोट कर लीजिए फिलहाल ऑप्शन। बस स्टैंड वाला एक बच्चा बोला था, कल वहाँ डील कर रहे थे हम, तो बोला सर मेरा सब तैयारी हो गया, 25 से 25 हमको आता है। तो हम तो समझिए रहे हैं कि तुम्हारा उम्र कितना और हम पढ़ाने का अनुभव मेरा कितना है। तो जो सोच रहा है मेरा तैयारी हो गया 25 से 25, तो आप सनमा को रट लिया है। हम बोले सब जानते हो? बोले हाँ, एक क्वेश्चन उठा लिए, हमें वो बनाओ, ऑप्शन ही होगा। कैसे होगा? होता है ना सर। अच्छा, होता है तो फिर वही थोड़ी होगा जो आपको मॉडल बनवाए, वही क्वेश्चन थोड़ी आएगा। रीजन समझिए, तो पूरा प्रॉपर रीजन समझिए आप। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर कितना बताओ? 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 में आइए। ऑप्टिक्स से क्वेश्चन आ गया। द क्रिटिकल एंगल फॉर मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। मेरी बात समझिएगा, ये टॉपिक है क्रिटिकल एंगल से रिलेटेड, ये है ऑप्टिक्स से क्वेश्चन। यहां पर देखिएगा, अभी आपने ऑप्टिक्स पढ़ा नहीं है। मान लो यहां पर एक मीडियम है, हल्ला नहीं, सुनने की कोशिश कीजिए। यहां पर एक मीडियम है, हम डील कर दे रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। यहां से कोई लाइट जा रहा है, इसका नाम है इंसिडेंट रे। ये हो गया डेंसर मीडियम, उधर होता है रेयर मीडियम। डेंसर मतलब घना घना, जहां मोलिक्यूल काफी क्लोज होता है, और रेयर मतलब फाका फाका, जहां मोलिक्यूल दूर दूर होता है। अगर ये लाइट यहां से चले, अगर ये लाइट यहां से चले और इसको ग्रेजिंग करते हुए चला जाए, अगर ये कोण 90 डिग्री हो जाए, तब इस एंगल ऑफ इंसिडेंट का नाम हो जाता है क्रिटिकल एंगल। लेकिन जब ये 90 डिग्री नहीं होता है तब इसका नाम क्रिटिकल एंगल नहीं होता है। यानी कंडीशन है, जब आर का वैल्यू 90 डिग्री होगा तब आई का नाम क्रिटिकल एंगल होगा। अब इतना सुनने के बाद इसका जवाब समझिए। कहता द क्रिटिकल एंगल फॉर ए मीडियम इज द एंगल ऑफ इंसिडेंट फॉर विच द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज। मतलब किसी मीडियम में क्रिटिकल एंगल कब बनेगा? तब बनेगा जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का वैल्यू कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। यस और नो? माने जब ये 90 होगा तभी इसका नाम क्रिटिकल एंगल होगा, अदरवाइज उसका नाम क्रिटिकल एंगल नहीं होगा। इसलिए कौन ऑप्शन में जाएंगे? बोलो। चलिए नोट करिए। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर कितना बच्चों? ये ऑप्टिक्स में क्वेश्चन घुस चुका है, आगे बढ़े। बोलो। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में देखिए, ऑप्टिक्स से रिलेटेड है। कहता है ये कन्वेक्स लेंस फॉर्म ए वर्चुअल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। ये जो टॉपिक पढ़िएगा तो यूं ही आप जवाब दीजिएगा। यहां सुनो, कन्वेक्स लेंस, देखिए ये हमारा कन्वेक्स लेंस है। बोलो ये कौन लेंस है? बताओ। कन्वेक्स लेंस। अच्छा ये बताओ, ये वाला कौन सा लेंस है? ये वाला जरा बताओ कौन सा लेंस है? कनकेव लेंस है। अगर पेट सटल है, ठीक है, अगर पेट उठल है तो आप जरा सुनो, बताना चाहता हूं। यहां सुनो, ये आपका फोकस है, ये 2F है, इधर इन्फिनिटी है। अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, अगर ऑब्जेक्ट रखते हैं एफ और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तब उसका इमेज वर्चुअल बनता है, बाकी सारा केस में रियल बनता है। अगर ऑब्जेक्ट एफ पर रहता है तो इमेज बनता है इन्फिनिटी पर, रियल बनता है। लेकिन जब एफ और ओ के बीच में रहता है, यानी ऑप्टिकल सेंटर के बीच में, तो इमेज बनता है वर्चुअल। और यही प्रॉपर्टी के कारण इस लेंस का उपयोग करते हैं हम लोग सिंपल माइक्रोस्कोप में। किसमें करते हैं बताओ? सिंपल माइक्रोस्कोप। ये सारा क्वेश्चन कहाँ से है बताओ? ऑप्टिक्स से। तो यानी अगर ऑब्जेक्ट कहाँ रहेगा तो वर्चुअल इमेज बनेगा। तो जवाब आपको देना होगा जो ऑब्जेक्ट रहेगा फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। तो बोलो कौन ऑप्शन होगा बताओ? सी में है। चलिए सी डील कर लीजिए, थोड़ा रफ कर लीजिए, अच्छा रहेगा। रफ कर लीजिए, कलम चलना चाहिए, विद्यार्थी के माउथ से ज़्यादा कलम चलना चाहिए।
अभी इधर क्वेश्चन ऑप्शन लगातार ऑप्टिक्स से है, ये इससे अंदाजा लगाइए ऑप्टिक्स कितना महत्वपूर्ण चैप्टर है। और इस रनिंग में ऐसे चलते चलते बताएंगे तो इससे चलते तो डील कर दीजिएगा। रेडी है, बोलो। आगे बढ़े बच्चों, थोड़ा ज़्यादा टाइम मत लीजिए, चले आगे। अब क्वेश्चन नंबर 19 है, यह इसके देखिए बहुत फेमस क्वेश्चन है, इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इसका जो पढ़ाएंगे तो नाम देंगे YDAC, बहुत ही फेमस है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बताना चाहता हूँ क्या होता है। यहाँ देखिएगा ऐसे, यहाँ एक स्लिट बना हुआ है, यहाँ पर एक स्लिट बना हुआ है और यहाँ पर एक स्क्रीन है। बोलो मत, बोलो मत। S1 और S2 दो स्लिट है और यहाँ पर एक स्क्रीन है, ये हमारा स्क्रीन है, ध्यान दीजिएगा। और ये सेंट्रल लाइन है, ठीक है। इन दोनों बीच के सेपरेशन को छोटा डी बोलते हैं और इन दोनों सेपरेशन के बीच का बड़ा डी बोलते हैं। यानी स्लिट और स्क्रीन के बीच के सेपरेशन को बड़ा डी बोलते हैं और दोनों स्लिट यानी होल, दोनों होल के बीच के सेपरेशन को छोटा डी बोलते हैं और स्लिट और स्क्रीन के बीच के सेपरेशन का नाम बड़ा डी बोलते हैं। और यहाँ पर क्या होता है ना, ब्राइट डार्क का पैटर्न बनता है। गौर से देखिएगा, बताना चाहता हूँ, यहाँ ब्राइट बन जाता है और फिर यहाँ पे डार्क बन जाता है। कहाँ के डार्क, यहाँ डार्क, यहाँ डार्क बन जाता है, दिखाई भी शायद नहीं दे रहा होगा। फिर यहाँ ब्राइट बन जाता है, देखते रहिएगा। अब यहाँ लिख दे रहा हूँ, आप बैलेंस में रहिए। यहाँ ब्राइट बनता है, डार्क बनता है, ब्राइट बनता है और दो ब्राइटों बीच का दूरी का नाम है ब्राइट फ्रिंज विड्थ, दो डार्कों बीच का दूरी नाम है डार्क फ्रिंज विड्थ। तो जनरल ब्राइट फ्रिंज विड्थ चाहे डार्क फ्रिंज विड्थ का फॉर्मूला होता है बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। ये फॉर्मूला सब पढ़ेंगे, बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी। अब जरा सुनिए, बीटा जो है लैम्डा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीटा जो है बड़ा डी का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बीटा जो है छोटा डी का इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब इतना देख करके जवाब आप देख लीजिए कौन सा होने वाला है। अब आपको जवाब देने में सक्षम हो गए आप। कहता डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स, नहीं डायरेक्टली नहीं है इसलिए नहीं होगा। कहता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, इन्वर्सली भी नहीं है, ये भी नहीं होगा, यहाँ डायरेक्टली है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्रीन डिस्टेंस, ये स्क्रीन डिस्टेंस है, देखो उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है इसलिए ये ऑप्शन होगा। डी में बोलता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्लिट विड्थ। स्लिट विड्थ मतलब क्या होता है, ये वाला चौड़ाई, इसकी चौड़ाई कितना है, ये वाला, इसको स्लिट विड्थ नहीं बोलते, स्लिट की चौड़ाई कितना है ये वाला बताता है। तो आपका ऑप्शन कौन होगा, बोलिए सी। नोट कीजिए, ये सब जब पढ़िएगा तो रनिंग क्वेश्चन है, रास्ता में चलते चलते बनाइएगा। 25 से 25 आएगा। इसका नाम डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट क्यों पड़ा मालूम है, क्योंकि इसमें दो गो स्लिट है, दो गो होल है, इसलिए इसका नाम। आपको इसको बनाने काम किया यंग साहब ने, इसलिए इसका नाम है यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। इस ऑप्टिक्स का क्वेश्चन है, अभी और ऑप्टिक्स का लगातार आ रहा है। चलिए आगे बढ़े, तो थोड़ा आपका दिमाग में रह सके इसलिए मैं डील कर रहा हूँ। स्लाइड चेंज करूँ, बोलिए भाइयों बहनों, स्लाइड चेंज करूँ। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 20 में, पोलराइजेशन प्रूव दैट लाइट इज ए। पोलराइजेशन आगे पढ़ना है तो पोलराइजेशन क्या बताता है भाई, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, स्केलर वेव, ट्रांसवर्स वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल वेव। सुनो एक लाइन, जितना भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, चाहे एक्स रे हो, चाहे गामा रे हो, चाहे लाइट रे हो, जो भी हो, सारे ट्रांसवर्स होता है। तो लाइट भी हमारा ट्रांसवर्स है, इसलिए पोलराइजेशन के द्वारा हम लोग शो करते हैं कि लाइट हमारा ट्रांसवर्स इन नेचर है। इसलिए 20 का ऑप्शन आपका बी होगा, ट्रांसवर्स इन नेचर। ट्रांसवर्स इन नेचर, लाइट की जगह पर एक्स रे भी रहेगा ना, गामा रे भी रहेगा, माइक्रोवेव रहेगा, सब ट्रांसवर्स इन नेचर होता है। जितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है सब होता है ट्रांसवर्स इन क्या, बोलो नेचर। तो बोलिए इसका कौन ऑप्शन होगा, बताओ। तो मुझे एक लाइन बताओ, पोलराइजेशन क्या प्रूव करता है, लाइट का मैकेनिकल वेव है या ट्रांसवर्स नेचर है? चलिए ऑप्शन मार लीजिए। अब आइए क्वेश्चन नंबर 21 में। क्वेश्चन नंबर 21 में बहुत ही सुंदर है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव दैट। आइंस्टाइन को नोबेल प्राइज मिला था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के लिए और उन्होंने साबित किया था। दरअसल लाइट में क्या है ना, जब घुसिएगा 2 बात बताएंगे। लाइट के नेचर संबंधित वैज्ञानिकों का दम तक लड़ाई है।
और वो लड़ाई का शुरुआत क्या, न्यूटन नामक वैज्ञानिक, न्यूटन का कुछ और कहना है, हाइजन का कुछ और कहना है, मैक्सवेल का कुछ और कहना है, आइंस्टाइन का कुछ और कहना है, डी ब्रोगली कुछ और कहना है। तो आपसे पूछ रहा है कि आइंस्टाइन साहब का जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है वो किस नेचर को बताता है। तो आइंस्टाइन साहब और न्यूटन साहब एक साइड में है, वो दोनों कहते हैं लाइट का नेचर पार्टिकल है। तो इसलिए अगर आपसे पूछा जाए फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या प्रूव करता है, तो पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। क्या प्रूव करता है बोलो, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। ये तो केमिस्ट्री में पढ़े होंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट वगैरह, फिजिक्स में पढ़िए आगे। चलिए बी इसका ऑप्शन होगा, बी। कलम चलाइए बी। वैज्ञानिकों लड़ाई के बीच में लाइट के नेचर को डिवाइड किया गया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट शो करता है पार्टिकल का, लाइट का पार्टिकल नेचर। अब आइए क्वेश्चन नंबर 22। ये कौन चैप्टर से वो बताता हूं, ये भी उसी चैप्टर से है, ड्यूअल नेचर ऑफ मैटर से, जिससे भाई बात क्या हो रहा है, जिस चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 21 था उसी चैप्टर से क्वेश्चन नंबर 22 भी है। एक टर्म आता है स्टॉपिंग पोटेंशियल। दिखाता हूँ एक डायग्राम दिखाता हूँ, पहले क्वेश्चन समझ लो। आवाज़ कहाँ से आ रहा है, 2-3 क्वेश्चन और अच्छा सीख लीजिए, वो आप जो पढ़िएगा जिससे आपको मिलेगा फिर से। अ स्टॉपिंग पोटेंशियल इन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डिपेंड्स अपॉन। अ स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, हल्का डायग्राम बना रहा हूँ, कभी कभी देखिएगा डायग्राम, ऐसा डायग्राम होता है। ये वाला पोटेंशियल का नाम होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल, और स्टॉपिंग पोटेंशियल फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। फिलहाल आप समझ लीजिए, क्योंकि जब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सपेरिमेंट करेंगे तो वहाँ पर आपको दिखाएंगे कैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पर। तो अगर आपसे पूछेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पर डिपेंड करता है, तो आप जवाब देंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। मतलब वहाँ एक प्रयोग होता है, ऐसा हल्का से दिखाना चाहता हूँ, देखिएगा। एक गिलास हम लेते हैं, वहाँ पर एक मेटल प्लेट लेते हैं, यहाँ पर ऐसा लेते हैं, और यहाँ से लाइट को लाते हैं, फिर यहाँ बल्ब जलाते हैं, और उसी से हम लोग चेक करते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल किसका क्या है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स अपॉन लाइट के फ्रीक्वेंसी। किस पर डिपेंड करता है बोलो, फ्रीक्वेंसी पर। फिलहाल आप इसको मार लीजिए, ये सब चैप्टर पढ़िएगा तो पता चल जाएगा। तो कौन ऑप्शन होगा जी, बताओ। ए। स्टॉपिंग पोटेंशियल जनरली नेगेटिव पोटेंशियल होता है। देखिए ओरिजिन से इधर है, इतना तो फिलहाल माइंड में रखिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23। ये तो हर बच्चा बता देगा, और नहीं बताएगा तो उसका मात्र कारण है कन्फ्यूजन होना आपको। कहता है इन्हें हाइड्रोजन आइटम इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ड्यू टू। यहाँ सुनो, ए भाई जो बोल रहे सुनो, ये न्यूक्लियस है, इसमें 2 कोढ़िया है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, एगो करमबीर घूम रहा है। तो गौर से सुनो, ओ भाई इधर देखिए, पहला मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसको न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं। मैं ऑप्शन बनाने का तरीका बता रहा हूँ। प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जो बांध के रखता है उसका नाम है न्यूक्लियर फोर्स, और प्रोटॉन पे प्लस इलेक्ट्रॉन पे माइनस, इस यहाँ जो घूमता है उसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो घूमता है हाइड्रोजन आइटम में वो कौन फोर्स के कारण घूमता है, ये आपसे पूछ रहा है। मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध के रखने वाला जो फोर्स है उसका नाम है क्या, न्यूक्लियर फोर्स। इलेक्ट्रॉन को घुमाने वाला जो फोर्स है उसका नाम है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब जवाब दो आप लोग, बोलो यस और नो। ऐसे ज़्यादातर बच्चे इसको मारता है, क्या मालूम है, न्यूक्लियर फोर्स। लेकिन न्यूक्लियर फोर्स वो है जो प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बांध को रखता है, और घुमा रहा है कौन, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो लीजिए आपका ऑप्शन हो गया क्या, सी। ऑप्शन आपका सी। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 24 में, द मास डिफेक्ट इन न्यूक्लियस लीड्स टू। मास डिफेक्ट जन्म देता है किसको। देखिए हिंदी में लिखा हुआ, नाभिक में द्रव्यमान दोष किसको जन्म देता है, हिंदी भी समझ सकते हैं। तो पहला नंबर एक फॉर्मूला पढ़िए, E बराबर होता है डेल एम सी स्क्वायर। E बराबर क्या बोलो, डेल एम सी स्क्वायर। जो मास डिफेक्ट होता है उस मास डिफेक्ट के कारण एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है, मास के कारण एनर्जी कन्वर्ट होता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला। तो जो मास का डिफेक्ट आता है वो क्या है भाई, न्यूक्लियस और न्यूक्लियन के मास का जो डिफरेंस होता है, वो न्यूक्लियर फिजिक्स में पढ़ाएंगे, मॉडर्न फिजिक्स को बोलते हैं। न्यूक्लियस और न्यूक्लियन के मास का जो डिफरेंस होता है उसको मास डिफेक्ट बोलते हैं, और मास डिफेक्ट जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा एनर्जी बनता है अकॉर्डिंग टू दिस फॉर्मूला, E इक्वल टू डेल्टा एम सी स्क्वायर। यानी मास डिफेक्ट किसको जन्म दे रहा है बताओ, एनर्जी को। तो आपका हो गया न्यूक्लियर एनर्जी। मास डिफेक्ट किसको जन्म दे रहा है बोलो, एक साउंड दो भाई। मास डिफेक्ट किसको जन्म दे रहा है, कौन एनर्जी बोलो, न्यूक्लियर एनर्जी। मास डिफेक्ट किसको जन्म देता है बताओ, न्यूक्लियर एनर्जी। अब आइए लास्ट क्वेश्चन, हाँ लास्ट क्वेश्चन है आपका है
इलेक्ट्रॉनिक्स, जेनर डायोड, जेनर एक वैज्ञानिक का नाम था। यहाँ सुनो, जेनर डायोड, जेनर डायोड, इसका सिंबल पहले जान लो, हालांकि अभी पढ़े आप नहीं है ये सब चीज़। इसका सिंबल ऐसा होता है। जेनर डायोड का काम है वोल्टेज को इस्टेब्लिश करना, वोल्टेज को रेगुलेट करना, वोल्टेज को कंट्रोल करना। तो जब भी वोल्टेज कंट्रोल के रूप में कोई डायोड लगाया जाता है उसका नाम है जेनर डायोड। आप बहुत तरह डायोड हम पढ़ाएंगे, फोटो डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, उसमें पढ़ाएंगे आपको जेनर डायोड। लेकिन जेनर डायोड जो है उसका काम है वोल्टेज को कंट्रोल करना। जैसे पंखा में रेगुलेटर है कि नहीं, ऐसे बताओ, तो वोल्टेज को क्या करता है, ऐसे कंट्रोल करता है, स्पीड कंट्रोल करता है। तो ऐसे जेनर डायोड का काम है वोल्टेज को इस्टेब्लिश करना, वोल्टेज को कंट्रोल करना। तो आपका कौन सा ऑप्शन होगा, बोलिए, वोल्टेज रेगुलेशन, यानी ऑप्शन नंबर क्या, सी, ऑप्शन नंबर सी। मुझे एक वर्ड बताओ, आप लोग का जो मॉडल पेपर जारी किया गया था, आप आंसर देखे होंगे, बहुत बच्चा रट्टा मार भी लिए होंगे, लेकिन अब जो आपके एक्सप्लेनेशन के साथ आया तो ज़्यादा बेहतर हुआ या नहीं हुआ? तो इस प्रकार से ये मॉडल पेपर आपका सॉल्व हो गया। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इससे कोई भी क्वेश्चन पूछा जाए टेस्ट वगैरह में उसका जवाब देंगे। तो आज की क्लास यहीं तक। थैंक यू सो मच।